चलो भैया, सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। शेयर कर दो भैया क्लास फटाफट, एकदम डंके की चोट पे पता चल जाना चाहिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार वापस से क्लोज करके ओपन करेंगे तो हो जाएगा। चलिए भाई, आ जाओ भैया जल्दी से, वापस से एक बार अखाड़े में हम लोग उतरते हैं। और जैसे कल आप लोगों से मैंने बोला था कि आज हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे जिसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो सारे डाउट्स आज होंगे ख़त्म विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट भैया। तो कल जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है भारत में, जल्दी से। कल मैंने बताया था आप लोग को, तो देखता हूँ सबसे पहले आंसर किसका आता है। फादर ऑफ ईमेल इन भारत, इन इंडिया, किसे कहा जाता है? किसी को नहीं पता? एनी आइडिया? जल्दी से। तो आज की टॉपिक्स भाई हमारे हैं आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में। तो अच्छा, ई कॉमर्स क्या होता है आप लोग को पता है? सॉरी, ई कॉमर्स नहीं, कॉमर्स क्या होता है, क्या आप लोग को ये जानते हैं? क्या कभी आपने ये वर्ड सुने हैं, कॉमर्स क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग? सुना है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या जानते हैं इसके बारे में। फादर ऑफ ईमेल को नहीं पता है। चलिए ठीक है भाई। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग के बारे में, फिर इसी सिलसिले में हम धीरे धीरे आगे चलते हुए हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो प्रॉपर तरीके से विजिबल है स्क्रीन वगैरह, आवाज़ वगैरह एकदम क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, अदरवाइज़ बीच में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले भैया जवाब आया है मानवी जी का, जिन्होंने बताया कि सर कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है या कॉमर्स क्या होता है। तो सिंपल, जैसे आपने कॉमर्स के बारे में बोला कि भाई कुछ भी खरीदना या बेचना, ई कॉमर्स कहलाता है। तो अगर यही काम हम सीधे इंटरनेट की दुनिया में करते हैं तो वही आपका ई कॉमर्स कहलाता है ना? ठीक है, चलिए। तो शिवा अय्यादुराय आपने बता दिया है कि फादर ऑफ ईमेल भारत में इन्हीं को कहा जाता है। बट इसका मतलब कि आप रिवीजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक हमारा है ई कॉमर्स। सॉरी, ई कॉमर्स से पहले हम पढ़ लेते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो चलिए सोशल नेटवर्किंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग क्या होता है आप सबने पढ़ रखा है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कनेक्शंस। अब सोशल नेटवर्किंग है तो मतलब एक ऐसा कनेक्शन, सोशल कनेक्शन है ना। अब सोशल कनेक्शंस हम क्यों करते हैं भैया? अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए। यही रीज़न है कि हम एक सोशल कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो डिफिनीसन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सोशल नेटवर्किंग क्या? सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग है जो लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में, संवाद करने में, मतलब कम्युनिकेट करने में, साझा करना, क्या साझा करना भैया? इन्फॉर्मेशंस और संपर्क बनाए रखने में मदद करता है।
तो भाई सोशल नेटवर्किंग की वजह से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से, कम्युनिकेट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मतलब बातें कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? और भी कैसे? एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो यही कहलाता आपका सोशल नेटवर्किंग, यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स पीपल टू कनेक्ट, कम्युनिकेट, शेयर एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। अभी सोशल नेटवर्किंग के कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं एक एक करके। चलिए, तो कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तरफ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की लिस्ट लगी हुई है, दूसरी तरफ उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताया गया है। तो फेसबुक आप सबका प्यारा सा चहेता सा प्लेटफॉर्म। अब फेसबुक के बारे में मैं क्या ही बताऊँ भैया, आप लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, इस पर करते क्या हैं? ये आपके सोशल नेटवर्किंग के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया आपका, है ना? ये सारे क्या काम करते हैं? यहाँ पे आप कोई भी अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, एक पोस्ट शेयर कर सकता है, किसी से मैसेज पे बात भी कर सकता है। तो ऐसे एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप सोशल शेयरिंग का काम कर सकते हो, चाहे पोस्ट हो चाहे मैसेजेस हो। इंस्टाग्राम पे भी आप सेम टू सेम काम कर सकते हैं भैया, फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये सारी शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे आप शॉर्ट मैसेजेस या न्यूज़ वगैरह भी आप पोस्ट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर बात करते हैं लिंक्डइन की। तो लिंक्डइन आपका भाई एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे आपको तरह तरह के प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं। उन प्रोफेशनल से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए अगर आप चाहें तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मतलब कि सिंपल सा बोले तो जॉब चाहिए, तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, वहाँ पे तरह तरह की आपको जॉब्स वाली चीज़ें मिल जाती है। मतलब प्रोफेशनल नेटवर्किंग इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम भैया। तो व्हाट्सअप पे आपने देखा होगा कि आप लोग ग्रुप बना सकते हो, एक दूसरे से इंडिविजुअली चैट कर सकते हैं, कोई फाइल है तो उसको शेयर कर सकते हैं। सेम काम आप टेलीग्राम पे भी करते हैं। टेलीग्राम पे भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेजिंग कर सकते हैं या कोई फाइल से उसको शेयर कर सकते हैं। तो दुनिया भर की चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये आपके कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि सर क्या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और कल आपने एक बताया था हमें इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो सिंपल से शब्दों में अगर बताया जाए आपको, तो जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है कि आप एक दूसरे से, जितने लोग भी उस प्लेटफॉर्म पे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? वाया पोस्ट, किसी पोस्ट के ज़रिए, किसी वीडियो के ज़रिए आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका प्राइमरी पर्पस होता है कंटेंट शेयरिंग के लिए। लेकिन वहीं पे जो इंस्टेंट मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म होते हैं, उनका प्राइमरी पर्पस होता है रियल टाइम में कम्युनिकेशन करवाना। तो रियल टाइम में कम्युनिकेशन करवाने का पर्पस किसका है भाई? प्राइमरी पर्पस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके एग्जांपल में आपका ये व्हाट्सअप आ जाता है, जहाँ पे आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से, चाहे वो वॉइस कॉल हो, वीडियो कॉल हो या फिर आपका चैट ही क्यों ना हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपका प्रोवाइड करता है इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। इसी के लिस्ट में आप एक और ऐड ऑन कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर। अब देखो फेसबुक आपका क्या है? फेसबुक आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो आपका फेसबुक मैसेंजर है वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका इंस्टाग्राम भी आ जाता है भैया, ठीक है। ट्विटर और या एक्स को आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं। लिंक्डइन आपका एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ सोशल नेटवर्किंग के अंदर आ रही होती हैं, बट अगर इसको और भी ज़्यादा डीप में जाके आप कैटेगराइज करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब फिर कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा कि सर क्या हम फेसबुक पे एक दूसरे से मैसेज नहीं कर सकते क्या? क्या हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे से मैसेज नहीं कर सकते क्या? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर इंस्टेंट मैसेजिंग वाले फीचर्स होते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस वो नहीं होता है, ठीक है। भले उसके पास वो फीचर्स हैं, लेकिन उसका मेन पर्पस वो चीज़ नहीं है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे या कहीं भी पढ़ते होंगे, हाँ, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट टीचर आपका ऐसा होता है जो कि एक किसी चीज़ में एकदम अच्छे तरीके से रमा हुआ होता है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं।
तो वैसे यहाँ पे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, उसके अंदर वो फीचर्स है बट उसका मेन पर्पज़ वो नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और आप लोग को बता देंगे भाई, यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को क्या करना है, ये सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं इनके आपको लॉन्च डेट लिख लीजिए, लॉन्च डेट, फाउंडर, करेंट टाइम में CEO कौन है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपने नोट्स में, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है भाई फीचर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। जो आपके सोशल नेटवर्किंग है इसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में अगर हम जान लें एक एक करके। तो अभी तक के सारे पॉइंट्स क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ भैया सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर हो जाया करे सारी चीज़ें तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप या फिर यस सर लिख करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि जिनको अभी तक नहीं पता चला है कि क्लासेस भी चलती हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, उन्हें भी ये आइडिया लग जाए, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो आप भी लीजिए और अपने दोस्तों को भी बांटिए, अच्छी चीज़ें हैं। तो विशेषताएं की अगर हम बात कर लेते हैं, वही फीचर्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका है क्रिएट पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स। इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सनल या प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। व्यक्तिगत या फिर पेशावर प्रोफाइल बनाना, है ना, अब बना करके आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मानवी जी को क्लियर है, ज्योतिष जी को क्लियर है, ओके। चलिए ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए भैया, सबको क्लियर हो जाएगा। दूसरा फीचर्स क्या है यहाँ पे, दूसरा फीचर ये है कि भाई संदेश भेजना और मित्र बनाना। क्या करते हो आप, फॉलो करते हो एक दूसरे को, तो फॉलोइंग फॉलोअर लिस्ट जो आप लोग बढ़ाते हैं, या तो आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, किसी से जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो सेंड मैसेजेस एंड मेक फ्रेंड्स और फॉलोवर। अगला पॉइंट आपका है लाइक कमेंट शेयर कंटेंट। जो भी कंटेंट आपका फ्रेंड वहाँ पे पोस्ट करता है आप उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे। अगला पॉइंट है ज्वाइन कम्युनिटीज़। आप वहाँ पे कम्युनिटीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ग्रुप का ऑप्शन होता है, आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। चैनल्स के भी ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे पब्लिकली या फिर प्राइवेट चैनल्स भी बनाए जा सकते हैं। तो समूहों या चैनलों से जुड़ा जा सकता है या जुड़ना। फिर अगला फीचर्स क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम चैट। लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं, रियल टाइम में आप एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपके अवेलेबल होती है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का ज़रूरत क्या है, क्या उपयोग है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये देखो, कनेक्ट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, मित्रों और परिवारों से जुड़ना इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये इसका उपयोग है। शेयर थॉट्स, अपने विचार को आप फ़ोटोज़ को, कोई भी पिक्चर्स है उसे, वीडियोज़ को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, विचार, फ़ोटो और वीडियो साझा करना। फिर अगला उपयोग क्या है, लर्न न्यूज़ एंड ट्रेंड्स। इससे अगर आप ट्विटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग वाली चीज़ें या फिर न्यूज़ वाली चीज़ें मिल जाती हैं। तो नवीनतम समाचार और रुझान जानना। अगला उपयोग है बिजनेस प्रमोशन एंड ब्रांडिंग। आप चाहो तो अपने व्यवसाय का प्रचार और ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। आपका क्या बिजनेस है, आप उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पावरफुल टूल माने जाते हैं किसी भी बिजनेस को किसी भी चीज़ का प्रमोशन या ब्रांडिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे ही अपना टाइम दे रही है, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। इस वजह से इसको पावरफुल टूल माना जाता है। अगला पॉइंट आपका है भाई यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट एंड कम्युनिटीज़। शैक्षिक जानकारी और समूह भी आपको यहाँ पे, मतलब कई सारे ऐसे समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं जहाँ पे आपको शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये था इसका यूज़, उपयोग क्या था। अब इसके हम फ़ायदे की बात करते हैं, क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, पहला पॉइंट है स्टे कनेक्टेड विद अदर्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर के लोगों से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अपने घर में बैठे बैठे आप दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो कोलैब करके किसी चीज़ पे काम भी कर सकते हैं।
इंस्टेंट मैसेजिंग एंड मीडिया शेयरिंग, आप एक दूसरे तुरंत के तुरंत मैसेज कर सकते हो या फिर कोई भी मीडिया फाइल भी शेयर कर सकते हैं। तुरंत संदेश और मीडिया साझा करना, है ना। प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग एंड आउटरीच, भैया कई सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं या फिर यहाँ पे भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे आप जाकर के मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो प्रचार करने के लिए एक मंच आपको मिल जाता है, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको माइक मिल जाए और एक स्टेज मिल जाए तो वो अपनी चीज़ों बताते हैं। तो वैसे ही अगर हम सब बिजनेस प्रमोट करना चाहें या फिर अपनी किसी भी चीज़ का ग्रोथ करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पावरफुल टूल्स हैं। वहाँ पे हमें कई सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनके हेल्प से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हैं। डिस्कवर इवेंट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप, आपको कई तरह के ग्रुप्स मिल जाते हैं। जैसा भी आपका वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है अगर उस ग्रुप में तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो रुचियों के अनुसार समूह ढूंढना, आप वहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं। अगर आप चाहो कि भैया आपको इस प्रकार की प्रोफाइल चाहिए, ऐसे कंटेंट वाली प्रोफाइल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता, तो आप लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं मीम्स वाली। अगर आपको प्रोफाइल चाहिए तो मीम्स वाले कंटेंट चाहिए तो आप सर्च बार में जाके सर्च करते हो, है ना। किसी को भैया थॉट्स पसंद होंगे तो वो थॉट्स वाली चीज़ों को सर्च करता हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं या फिर जो भी इवेंट है वहाँ पे आपको सजेशन में आता है, सर्च लिस्ट में आता है, वहाँ से आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्प इन रेजिंग सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक होता है ये। सही बात है भाई, आपके आसपास क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्या बुरी चीज़ें हो रही हैं, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशंस आप एक दूसरे से साझा करते हैं, शेयर करते हैं इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या फिर प्लेटफॉर्म्स पे। फिर अगला पॉइंट आपका है डिसएडवांटेज, भाई नुकसान क्या है, हानियाँ क्या हैं इन सब चीज़ों का। तो पहला पॉइंट है एडिक्शन एंड टाइम वेस्टेज। आप देखो भैया, अगर किसी भी चीज़ का है, सोशल नेटवर्किंग छोड़िए, अगर आपको किसी भी चीज़ की लत लग जाती है, अगर आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो लत लगना और समय की बर्बादी करना, कई बार आप लोग क्या करते होंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार आपके फ्रेंड्स आपको जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस या रील्स शेयर कर रहे हैं, तो आप कब तक इग्नोर करेंगे, है ना। तो हो सकता है आपका जो है पेशेंस का घड़ा भर गया हो और आप तुरंत ही जाकर के उस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे पहुँचें और आप रील्स देखना स्टार्ट करें जो आपके फ्रेंड ने भेजा था। तो आप उस रील्स को देखेंगे, फिर उसके बाद जैसे आप गलती से एक बार स्क्रॉल कर दिए, शायद हो सकता है कुछ और भी इंटरेस्टिंग रील्स आ गए हों नीचे, आप उसको देखेंगे, फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, फिर आपका फ्रेंड्स आपको शेयर करेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे आप क्या करने लगते हो, गए तो आप थे 5 मिनट टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ पे, बट वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे कब बीत जाते हैं ये हमें पता ही नहीं लगता है। और इसी को बोलते हैं एडिक्शन, किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाना, लत लग जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है प्राइवेसी कंसर्न एंड डेटा थेफ्ट। आपकी प्राइवेसी रिवील हो सकती है, आपके डेटा चोरी हो सकते हैं, क्योंकि भाई देखो आप वहाँ पे अपने हर एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करके रखते हैं। और आज के टाइम पे तो इतने एडवांस एआई टूल्स भी आ चुके हैं जो कि भैया अगर आपने वहाँ पे अपने हाथ वाथ दिखा रखे हैं तो हो सकता है वो आपके पाम से आपके जो है फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, ये प्राइवेसी वाली चिंता ही तो है। तो प्राइवेसी की समस्या हो गई या डेटा चोरी का समस्या होगा, ये हम देख सकते हैं इस सोशल नेटवर्किंग्स पे। सॉरी, 1 मिनट पानी पी लेते हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भैया यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़। आपने देखा होगा फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैलती हैं, एकदम आंधी तूफान की जैसे आग फैलती है, नहीं है कि एक जगह अगर आपने लुकी लगा दिया हो तो पूरा मोहल्ला एकदम आग से जल के राख हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपकी गलत इन्फॉर्मेशंस, मिस इन्फॉर्मेशंस, फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, क्योंकि आपको मज़ा आता है भैया, अगर आपके फ्रेंड ने आपको भेजा है, आपने उसको देखा कि लगा अरे वाह 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 ये तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी जो कि हो गई है, तो उसको आप तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। तो क्या है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं हम। फिर अगला पॉइंट है ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। हो सकता है आपको ऑनलाइन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ सकता है, साइबर बदनामी भी, बदमाशी भी हो सकती है ना। लोग क्या करते हैं, आपको जो है ऑनलाइन इमोशनल अत्याचार करना, आपके डेटा को लेकर के, आपकी प्राइवेसी को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। फिर अगला पॉइंट है कैन रिड्यूस रियल लाइफ कम्युनिकेशन। जो हमारे व्यक्तिगत बातचीत होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी ला देता है, रिडक्शन कर देता है ना। क्योंकि भाई देखो, जब आप सामने सामने एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे होते हो तो उसका एक अलग इंप्रेशन होता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ रहे होते हो उसका एक अलग ही इंप्रेशन होता है।
वो उतना अच्छा फील नहीं आता है, ठीक है। बट फिर भी अपने अपने जगह दोनों चीज़ें सही हैं। तो ये था आपका सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप या फिर यस सर लिख करके आप लोग भेज दीजिए। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा ई गवर्नेंस। क्लियर है? जल्दी से फटाफट बता दीजिए भाई। चलिए ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में हम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो सिंपल से वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो सरकार के द्वारा, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके द्वारा लाई गई किसी भी स्कीम, किसी भी योजना, किसी भी सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन हम नागरिकों तक, हम सिटीजन्स तक अगर किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सरकार भेजती है, ICTs इसको बोला जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसी को बोला जाता है भैया ई गवर्नेंस सर्विस या फिर ई गवर्नेंस मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम डिफिनेशन की अगर बात कर लेते हैं तो ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोला जाता है इन शॉर्ट में ICT, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज, शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद सिटीजन, सिटीजन से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, बिजनेसेस या फिर किसी दूसरे भी गवर्नमेंट के बॉडी से। तो यही कहलाता आपका ई गवर्नेंस। इन हिंदी ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सूचना एवं संचार तकनीकी ICT के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी विभागों को सेवाएं प्रदान करना, सूचना साझा करना, संवाद करना, मतलब कम्युनिकेट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, किसको किसको, किसी बिजनेस पर्सन को हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी को हो सकता है, या सिटीजन्स को हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। इनके क्या की ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं भैया ई गवर्नेंस के? तो फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, कोई भी सर्विस है तो उसकी डिलीवरी उसको सिटीजन्स तक या बिजनेस पर्सन तक या गवर्नमेंट तक तेज़ी से पहुँचाना, ठीक है। क्योंकि भैया आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो अगर इंटरनेट पे आप अवेलेबल हैं तो आज के टाइम पे भारत सरकार या फिर आपकी राज्य सरकार कौन सी नई स्कीम लेके आ रही है, कौन से नए योजना लेके आ रहे हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? कि वो ICT का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसके हेल्प से हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, ठीक है। तेज़ और प्रभावी सेवा प्रदान करना। फिर दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। पारदर्शिता क्या होता है भैया? जिसमें कुछ भी छुपा ना हो, हर एक चीज़ आपके सामने है ना। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचे, आपके फ्रेंड को ना पहुंचे। अब सरकार ने तो इन्फॉर्मेशन दे दिया इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सबके लिए, अब फिर वहाँ पे आपकी फ्रेंड की गलती है ना कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएँ या फिर वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अगला भाई की पॉइंट आपका है कॉस्ट रिडक्शन एंड कन्वीनियंस, लागत में कमी और सुविधाजनक होता है ये, और कम से कम खर्च लगते हैं जब आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ डिलीवर करते हैं। तो मान लीजिए कि वहीं पे अगर अभी जो सर्विस गवर्नमेंट लॉन्च करे उसके लिए अगर वो बैनर पोस्टर बनवाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो सरकारी बजट जो सरकारी कोष है वो खाली हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ऑनलाइन भेजा जाता है सारी चीज़ें तो कम से कम पैसों में ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। सिटीजन एम्पावरमेंट, नागरिकों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना भी एक की पॉइंट होता है। पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको पेपरलेस क्रिएट करना, पेपरलेस पे ले जाना। तो ये आपके कुछ की ऑब्जेक्ट्स हैं ई गवर्नेंस के। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की अगर बात कर लेते हैं, या फिर ई गवर्नेंस मॉडल भी बोला जाता है इसी को, कि ई गवर्नेंस के प्रकार या मॉडल क्या हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगर सरकार के द्वारा सिटीजन्स के लिए कोई भी नागरिक तक कोई भी इन्फॉर्मेशन या सर्विस पहुंचाई जा रही है इंटरनेट के माध्यम से, वो G2C कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक बार नीचे देख लेते हैं भैया, डिटेल में है, हाँ चलो नीचे भी हम पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ पे से फुल फॉर्म जान लेते हैं। G2C का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस।
G2G का मतलब होता है या फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट, सरकार से सरकार तक। फिर एक आपका होता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है, सरकार से कर्मचारी तक। तो ये हर एक मॉडल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहला आपका है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल, सरकार से नागरिक के लिए। क्या होता है भाई, जैसे सर्विसेज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स फिलिंग, आधार या पैन, इस तरह की सर्विसेज हमें घर बैठे ऑनलाइन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, आप लोग खुद बताओ। हाँ जी, मिल पाता है। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल ही तो है ई गवर्नेंस का। अगर हम ऑनलाइन नहीं कर पाते तो इसी के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता, सरकारी दफ्तर भागना पड़ता है ना। फिर अगला आपका है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय के लिए। तो भैया ऑनलाइन लाइसेंस लेना, GST रजिस्ट्रेशन करवाना, टेंडर्स भरना। देखो, चाहे टेंडर भरना हो, चाहे GST का रजिस्ट्रेशन करना हो, या फिर किसी चीज़ का लाइसेंस या परमिट लेना हो, दो तरीके से ये भी हो पाते हैं। या तो आप ऑनलाइन सरकारी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए कर लीजिए, या फिर आप सरकारी दफ्तर जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस जाइए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कीजिए। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है, क्यों? क्योंकि भैया ये ई गवर्नेंस की वजह से। और इस मॉडल को क्या कहते हैं हम, G2B मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। व्यापारियों को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल पाती है ऑनलाइन, ये है आपका G2B। फिर अगला पॉइंट है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार के लिए। तो कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स लाइक पुलिस एंड जुडिशरी। देखो, सरकारी भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया भैया कि पुलिस और जुडिशरी हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो ये आपस में भी तो कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं। तो ये आपका G2G मॉडल कहलाता है, ठीक है। और इनका भी कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, या तो एक सरकारी एम्प्लॉय दूसरे सरकारी एम्प्लॉय के पास जाए दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर वो ऑनलाइन भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन भी उनको पहुंचा सकते हैं। तो एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना आदान प्रदान करना आपका इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल कहलाता है। फिर अगला है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी। कोई भी कर्मचारी है, वो कहीं कर्मचारी मतलब जो कहीं पे जॉब कर रहा है, तो उसके लिए अगर कोई भी सुविधा गवर्नमेंट लेके आ रही है तो ये आपका कहलाता है G2E मॉडल। तो ऑनलाइन पे रोल हो गया, PF हो गया, पेंशन ट्रैकिंग हो गया, ये सारी चीज़ आप कर पाते हो घर बैठे ऑनलाइन। तो कर्मचारियों से संबंधित सेवाएं जैसे कि वेतन हो गया, पेंशन हो गया आदि, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे ट्रैक कर पाते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाता है ई गवर्नेंस सर्विस की वजह से। तो ये चार तरह के गवर्नमेंट मॉडल हैं भाई, आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, G2C, G2B और G2G एंड G2E। एग्ज़ाम्पल के साथ साथ फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं। तो पहला पॉइंट है टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट, समय की बचत और कुशल प्रक्रिया। मतलब कि अगर आपको सोचो गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ा, सरकारी दफ्तर जाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको समय लगेगा। अब आपके घर से गवर्नमेंट ऑफिस 50 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी तो आप वहाँ तक जाओगे ना, जाओगे। हो सकता है जब आप वहाँ पहुँचे तो पता चले आज ऑफिस ही बंद है, या फिर वो कर्मचारी नहीं है आज जो काम करेगा आपका। तो ये सब चीज़ें आपके फ़ायदे में है ना, कि टाइम बच रहा है आपका घर बैठे जब आप कर रहे हैं ई गवर्नेंस की वजह से। एफिशिएंट तरीके से कर पा रहे हो आप, अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, कुशलपूर्वक से कर पा रहे हो। फिर अगला पॉइंट है ईजी एक्सेस टू सर्विसेज, सेवाओं को आसानी से उपलब्ध करवा मतलब सेवाएं आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो पा रही हैं, है ना, आसानी से एक्सेस हो पा रही हैं सर्विसेज। ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग, पारदर्शिता तरीके से काम हो रहा, पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। रिड्यूस करप्शन, इससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार में कमी आ रही है, कि भाई हर एक सर्विस क्या आपको जब घर बैठे ऑनलाइन मिल जा रहा है, तो अगर आप सरकारी दफ्तर जाते हैं वहाँ पे अगर मान लीजिए जो कर्मचारी वो आपसे काम कर के बदले कुछ ब्राइब मांगे, है ना, ब्राइब मतलब रिश्वत मांगे, तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा ना भाई, आप ऑनलाइन कर पा रहे हैं सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंट तरीके से हैं। तो क्या करप्शन में कमी ला रहा है, तो रिड्यूसेस करप्शन। फिर है इंकरेजेस डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है इसकी वजह से। तो ये भी क्या है, बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशन की अगर बात कर लेते भाई, क्या कमियां हैं, क्या नुकसान है। तो लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरियाज़, जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं मतलब गांव होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की कमी होती। जब इंटरनेट की कमी होती है तो उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुँच भी नहीं सकता है। तो ये क्या एक कमी है, नुकसान है। डिजिटल इलिटरेसी,
डिजिटल ज्ञान की कमी, हर एक व्यक्ति को डिजिटल ज्ञान नहीं होता है ना। आज भी कुछ ऐसे गांव मिल जाएंगे आपको जहाँ पे लोगों को ज़्यादातर डिजिटल नॉलेज नहीं है। फ़ोन तो है बट वो नॉर्मल फ़ोन चलाना जानते हैं, फ़ोन पे बात करना जानते हैं, लेकिन ये सारी सर्विसेज कैसे एक्सेस की जाए उनको नहीं पता होता है। हम आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं पता होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उमंग नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप जा कर के उमंग नाम से सर्च कीजिएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा कर के, चाहे वो आपका भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके द्वारा कितने भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारे वहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सर्विसेज स्कीम्स के बारे में फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन, साथ के साथ उसके बेनिफिट्स, क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या उसका अप्लाई करने का प्रोसेस है, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है उमंग नाम से, उसको आप सर्च करके गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश को साथ में इंक्लूड करते हुए 23 भाषाओं में अवेलेबल भी है। तो टोटल 23 भाषाओं में अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश के साथ। ठीक है, और इसकी लॉन्च डेट भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको लॉन्च किया गया आपको 23 नवंबर 2017 को। तो भैया भारत सरकार के द्वारा इसको 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपका उमंग के बारे में, एक यहाँ पे आपको मैंने बोनस वाली चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है आपको। उमंग साड़ी कलेक्शन वाले पे मत पहुँच जाइएगा। ठीक है, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको उमंग सबसे ऊपर ही मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला नुकसान क्या है, सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी वाले रिस्क होते हैं भैया सुरक्षा वाली चीज़ें, जिसके हैकिंग हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके अकाउंट से हैक हो सकते हैं। अगला पॉइंट है हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट। ये शुरुआती दौर में जब इसका सेटअप करना होता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर्स फॉर सिटीजन्स। अभी देखो 23 भाषाओं में अवेलेबल है। मान लीजिए कि अब उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मान लीजिए उसमें से कोई भी भाषा नहीं आती है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, भाषा वाली बात। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर उमंग प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो 23 भाषाओं में अवेलेबल है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे इतने सारी भाषाएं अवेलेबल नहीं होती हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में आ गया उमंग के बारे में, उमंग ऐप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड, यू फॉर यूनिफाइड मोबाइल, एम फॉर मोबाइल, ए फॉर एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट नोट कर लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, एक यूनिफाइड मोबाइल एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, ये चीज़ है कि एक ऐसा मोबाइल ऐप जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सरकार के द्वारा लाई गई सर्विसेज स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, खुद को अवेल भी कर सकते हैं वहाँ पे बेनिफिट्स के लिए। लॉन्च डेट मैंने बता दिया आपको 23 नवंबर 2017। कितनी भाषाओं में अवेलेबल है ये भी मैंने बता दिया आपको। अगला पॉइंट आपका है या फिर अगला आपका ऐप है, पोर्टल है डिजी लॉकर। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल लॉकर। अब इसका क्या काम है भाई, तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट्स हो गए या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे आपको क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कैसा, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल होता है इस डिजी लॉकर पे, जहाँ पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट स्टोर करके रख सकते हैं, उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। सिक्योर क्लाउड स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स को रखने का एक सिक्योर तरीका। भीम या यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट्स के आपके तरीके हैं, इनका इस्तेमाल से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। आधार पोर्टल, आधार पोर्टल पे आप जा करके भाई आधार कार्ड वाली सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यूआईडी मैनेजमेंट वाला काम जो आपका। अच्छा, आधार की सर्विस किस संस्थान के द्वारा लाई गई है या किस संस्थान के द्वारा मैनेज की जाती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो देखते हैं भाई किसको किसको पता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर अगला आपका प्लेटफॉर्म है माई GOV, मतलब मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट फुल फॉर्म होता है। सिटीजन्स इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिटीजन्स इंगेज कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्थान आपकी है, कौन सी संस्थान है, UIDAI। तो UIDAI ये आपका डी है। ठीक है, तो UIDAI एक ऐसी संस्थान है जो आधार कार्ड की सर्विसेज को मैनेज करती है, ये उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है।
इसका फुल फॉर्म यूनिक देखो, यू फॉर यूनिक, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए भाई, ये आप लोग को क्लियर हो गया? ई गवर्नेंस के बारे में इतनी चीज़ें थी, तो अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर तो थम्स अप कीजिए और आगे बढ़ें फिर। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से पहले आप, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कॉमर्स क्या होता है, तो भैया कोई भी चीज़ खरीदना या बेचना ऑफलाइन फिजिकल मार्केट में जाके जब हम ये काम करते हैं तो कॉमर्स कहलाता है। लेकिन सेम काम अगर आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री करना, तो ये आपका ई कॉमर्स कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे समझ में आ गया होगा। अच्छा, इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है भैया, तो चलो इंग्लिश वालों को भी ध्यान में रखते हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो भैया द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज को खरीदते या बेचते हैं तो यही आपको कहलाता है ई कॉमर्स। इसके भी ई कॉमर्स मॉडल होते हैं, टाइप्स होते हैं तरह तरह के। तो भैया यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला आपका है B2C, फिर B2B, B2 और C2C और आपका C2B। इनका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये कंज्यूमर की जगह कई जगह पे आपको कस्टमर लिख के आ जाते हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं, आपको कंज्यूमर ढूंढना है। तो व्यवसाय से ग्राहक तक, बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय तक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ग्राहक से ग्राहक तक, या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस, ग्राहक से व्यवसाय तक। इसके अंडर में देखो आपको आ जाता है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर आप जाते हो कोई भी चीज़ खरीदते हो। बिजनेस टू बिजनेस आपका alibaba.com एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये सारी चीज़ किया जाता है। दो बिजनेस पर्सन आपस में डील कर रहे होते हैं। ग्राहक से ग्राहक हो गया आपका, जैसे आपका OLX हो गया या क्विकर हो गया, eBay हो गया, यहाँ पे आप जाके यूज्ड प्रोडक्ट्स को खरीद या बेच सकते हैं। G2B कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, है ना, वो क्या करते हैं, अपने सर्विस को सेल कर रहे होते हैं किसी बिजनेस पर्सन को। तो मैंने आपको एक एक एग्जांपल बता दिया सबके बारे में। अब आगे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यही सारी चीज़ें। तो B2B बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यवसाय से ग्राहक। द बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स ऑनलाइन। जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो अपने सर्विसेज को कंज्यूमर को डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, इसी को बोला जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी सीधे उपभोक्ता को सामान बेचती है। एग्जाम्पल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो हो गया आपका, शॉपिफाई हो गया, मीशो हो गया, आप सबका फेवरेट वाला प्लेटफॉर्म। ठीक, कई सारे एग्जांपल्स हैं। आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, देखते हैं भैया कौन कहाँ शॉपिंग करता है। फिर अगला मॉडल आपका है B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, व्यवसाय से व्यवसाय। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी सेल गुड्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर अपनी सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट सेल करती है तो आपका B2B मॉडल कहलाता है। ठीक है, एक कंपनी दूसरे व्यवसाय को वस्तुओं या सामान बेचती है। एग्जाम्पल अलीबाबा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये एक ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक कंपनी अपनी सर्विसेज, अपने गुड्स को दूसरी कंपनी को बेचती है, सेल करती हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका B2B मॉडल। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो C2C मॉडल आपका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो कंज्यूमर या फिर दो ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर, मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्टली अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, बेचता है ऑनलाइन वो भी। तो ग्राहक अपने उत्पाद या सेवाएं अन्य ग्राहकों को बेचते हैं। एग्जाम्पल OLX मैंने आपको बता दिया था। क्विकर भी आपका एक प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे भी आपको मार्केट प्लेस का एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपने यूज्ड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। अच्छा, अभी तक आप लोगों को जवाब नहीं है भैया कि आपका सबसे फेवरेट वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है आपका C2B मॉडल, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, ग्राहक से व्यवसाय तक का मॉडल। यहाँ पे क्या होता है भाई, एक कंज्यूमर ऑफर करता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे बिजनेस पर्सन को, तो ग्राहक अपनी सेवा या कौशल कंपनियों को प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल
फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क, ये फाइवर और आपके अपवर्क नामक प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम फ्रीलांसर्स काम करते हैं। तो ये था आपका 4 मॉडल्स। अब इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, इसके कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है आपका ऑनलाइन कैटलॉग एंड शॉपिंग कार्ट्स। ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। कैटलॉग्स मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स की सूचियाँ मिल जाती हैं, आपको लिस्ट मिल जाते हैं ना, शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपको चीज़ें पसंद आए उनको आप ऐड करते जाइए और लास्ट में आप एक साथ उसे बाय कर सकते हैं। दिस इज़ प्रसाद, माँ जी ने दिया था प्रसाद। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ओके। चलो ठीक भाई, तो कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। कुछ लोगों का मीशो होगा फेवरेट, कुछ लोगों का भाई शॉपिफाई होगा, कुछ लोगों का एजियो होगा, कुछ लोगों का, मतलब अलग अलग कंपनीज अपने अपने नाम से भी प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है भाई, अगला फीचर है इसका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आपका यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं पेमेंट करने का, है ना। सवाना, ओके, सवाना, सवाना कैसा प्लेटफॉर्म भाई? चलो, आप लोगों ने मेरी भी देखो नॉलेज इन्हेंस कर दिया है, मुझे तो सवाना के बारे में नहीं पता है। फिर अगला ऑप्शन है, अगला फीचर है होम डिलीवरी। घर बैठे डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको बाहर जाके शॉपिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ना लेने जाने की ज़रूरत होती है ना। 24/7 अवेलेबिलिटी, हर समय ख़रीदारी की सुविधा अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं होता रात के 12 बज गए तो अब आप ख़रीदारी नहीं कर सकते हो। किसी भी टाइम आप सोते जगते उठते खेलते कूदते खाते पीते आप शॉपिंग कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट एंड फीडबैक, ग्राहक सहायता और प्रतिक्रिया। देखो, कई तरह के आपको सपोर्ट मिल जाते हैं, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो, है ना, वहाँ पे सपोर्ट के लिए टीम होती है। या फिर फीडबैक का ऑप्शन भी होता है, या फिर आपको रिव्यूज़ वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं, लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्लेटफॉर्म है, ओके 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 मानवी जी, ठीक है। तो भाई आप लोगों को धन्यवाद, आपने मेरा नॉलेज बढ़ाया क्योंकि मुझे इसके बारे में तो आइडिया नहीं था। चलिए, अच्छी बात है। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, कुछ भी आप कहीं से भी कभी भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे का नॉलेज इन्हेंस करते रहेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें आप मुझे सिखाओगे। ऑलरेडी आप लोगों ने मुझे इतनी सारी हिंदी वाले वर्ड सिखा ही दिया है, ये सारी चीज़ें भी सीख जाऊंगा धीरे धीरे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह वगैरह भी इसमें आता है, यस। अब ई कॉमर्स के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं ई कॉमर्स, मतलब ई वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कन्वीनियंस। भैया देखो, आसानी है, आप सुविधाजनक है शॉपिंग करना, कोई भी चीज़ ख़रीदना या बेचना। तो शॉप फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ख़रीदारी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार किसी सेलर के पास जाके कोई प्रोडक्ट देख के आ रहे हो तो दूसरा सेलर बोलेगा ना 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 ना, आपने तो पड़ोस वाले के यहाँ गए थे, जाके वहीं ख़रीद लो, हमारे पास क्यों आ रहे हो। देखो, फिजिकल मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि बगल में दुकान वाले जो अलग अलग होते हैं वो उनके बीच में बहुत कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन होता है। अगर आप गलती से पहुंच जाओ ख़रीदारी करने के लिए, अब पड़ोस वाला देख रहा है, आप पड़ोस वाले के यहाँ, दूसरे पड़ोस वाले के यहाँ चले गए और वहाँ से अगर आपको समझ नहीं आया, दूसरे पड़ोस वाले के यहाँ आप जाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ तो अजीब तरीके से उनका रिएक्शन होता है ना। कई बार आपने नोटिस किया होगा ये सारी चीज़ें। बट ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। आप चाहे कितने सेलर्स के पास चले जाओ, उनके प्रोडक्ट्स देख के आ जाओ, कभी मना नहीं करेंगे। क्यों मना करेंगे, उस चीज़ के लिए वहाँ पे सर्विस अवेलेबल हैं। फिर अगला पॉइंट है टाइम सेविंग, समय की बचत होती है भाई। मल्टीपल ऑप्शंस एंड कंपेरिजन्स, भाई कंपैरिजन कर सकते हो आप इस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, है ना। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया। विभिन्न विकल्प और तुलना कर सकते हो आप। डिस्काउंट एंड डील्स, तरह तरह के आपके पास वहाँ पे ऑफ़र्स होते हैं, छूट मिल जाती है आपको। कई बार तो ऑनलाइन पेमेंट करने पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। नो फिजिकल स्टोर रिक्वायर्ड, कोई यहाँ पे फिजिकल स्टोर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, दुकान की आवश्यकता नहीं होती है, सारा चीज़ ऑनलाइन चल रहा होता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर नुकसान की हम बात करें, डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के, ई वाणिज्य की हानियाँ क्या हैं। तो पहला नुकसान ये है कि नो फिजिकल
इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। वस्तुओं को जब तक आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब तक वो आपके पास पहुंचता नहीं है तब तक आप उसको रियल में कैसा लगेगा आप उसका फ़ील नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इससे होता क्या है, कई बार कि रिटर्न्स वाले चांसेस आ जाते हैं या क्वालिटी इशू आ जाता है, टूटा फूटा कटा फटा मिल जाते हैं, है ना, तो आप उसको रिटर्न करते हो जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो ये सारे चांसेस होते हैं, ये नुकसान है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है शिपिंग डिलेज और एरर। कई बार क्या होता है, डिलीवरी में देरी होती है या गलती हो जाती है, आपने गलत एड्रेस डाल दिया, वो कहीं और लेके चला जाता है, और आपको ज़रूरत है 3 दिन के अंदर अंदर, वो 1 हफ्ते के बाद लेके आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। फिर क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड रिस्क, ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी होता है। अब मान लो हो सकता है कि आप कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि आया ही हो मार्केट में आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, तो आप उसके फ्रॉड के जाल में आ जाओगे। तो इस वजह से जो जाने माने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन्हीं का यूज़ करना चाहिए हमें। क्योंकि भाई यहाँ पे जब हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, अपना व्यापार करने के लिए, तो अपने वहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ वहाँ पे दे के आते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा जाने माने प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रस्टवर्दी वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ। रिटर्न एंड रिफ़ंड इशू, रिटर्न और रिफ़ंड में भी समस्याएं आती हैं कई बार होता है कि आप रिटर्न या रिफ़ंड करते हो बट हो नहीं पाता है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट एंड डिजिटल पेमेंट, हमें इंटरनेट या फिर डिजिटल पेमेंट पर निर्भर होना पड़ता है, तो ये भी आपका नुकसान है। फिर अगला पॉइंट है भाई आपका कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के नाम जिनका आप इस्तेमाल करके ई कॉमर्स कर सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों से मैंने पूछा था। तो पहला है आपका अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है भैया, हर तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ग्लोबल इसका रीच है, मतलब दुनिया भर के कहीं तक ये जाके बेच सकता है सामान को। फ्लिपकार्ट क्या है, इंडियन ई कॉमर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड फैशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान या फैशन वाली चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो कि भारत का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मीशो एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मिंत्रा जो कि आपका फैशन और अपरेल से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। स्नैपडील ये भी आपको एक बजट फ्रेंडली शॉपिंग प्रोवाइड करता है, एक अपने बजट में आप शॉपिंग कर सकते हो। OLX कुकर नहीं भाई, क्विकर, ये आपको सेकंड हैंड गुड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब यूज्ड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ आपके ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपको नहीं पता था तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। चलिए, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक ऑप्शन है नेटिकेट। नेटिकेट का सिंपल सा मतलब है कि भाई आपके व्यवहार कैसे हैं इंटरनेट की दुनिया में एक दूसरे के प्रति। तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है भाई, नेटवर्क और एटिकेट्स। किन 2 वर्ड से मिलकर बना है, नेटवर्क और आपका एटिकेट्स। तो इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। तो पहला वर्ड आपका है नेटवर्क और दूसरा वर्ड आपका है एटिकेट्स। तो इन दोनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आपका ये बना हुआ है नेटिकेट्स, ठीक है। अब ये यही बताता है कि आपके क्या वहाँ पे मैनर्स होते हैं इंटरनेट की दुनिया पे, क्या आपके व्यवहार होते हैं दूसरों के प्रति, इसी चीज़ को ये रेफर करता है, नेटिकेट है। तो इट रेफर्स टू दी सेट ऑफ रूल्स एंड गुड मैनर्स वन शुड फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग ऑन दी इंटरनेट। भैया इंटरनेट पे जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे होते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से, कितने अच्छे मैनर से, कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे से पेश आते हो, इसी को बोला जाता है नेटिकेट्स। तो इंटरनेट पर संवाद करते समय अपनाए जाने वाले शिष्टाचार और नियम को ही बोलते हैं नेटिकेट, ठीक है। नेटवर्क और एटिकेट से मिलकर बना होता है। वाई नेटिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट, नेटिकेट क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए नेटिकेट्स भाई। तो ये इंश्योर करता है, श्योरिटी दिलाता है रिस्पेक्टफुल, सेफ, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन डिजिटल इन्वायरमेंट्स। अगर आपके अंदर एक अच्छे नेटिकेट्स हैं तो आप दूसरों से या फिर सामने वाले व्यक्ति से एक अच्छे तरीके से, सम्मानजनक तरीके से, सुरक्षित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, सुनिश्चित करता है ये, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है आपका नेटिकेट्स। अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं हैं तो इसका मतलब आप भैया गलत नेटिकेट्स के दायरे में आ चुके हो। तो आपके अंदर एक अच्छे नेटिकेट्स होने चाहिए। कुछ की रूल्स होते हैं नेटिकेट्स के, इनके बारे में जान लेते हैं एक एक करके, आसान सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है बी रिस्पेक्टफुल, दूसरों की राय और भावनाओं का सम्मान करें, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। यूज़ क्लियर एंड पोलाइट लैंग्वेज, आपको एक स्पष्ट विनम्र भाषा का उपयोग करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स, ऑल कैप्स का मतलब ये है कि
सारे के सारे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। सारे अक्षर कैपिटल में ना लिखें, यह चिल्लाने जैसा होता है। जैसे अगर आप किसी को चिल्लाते हो तो भैया कुछ वैसा ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो डू नॉट स्पैम और सेंड रिपीटेड मैसेज, किसी को भी आप बार बार एक ही संदेश भेजना या फिर स्पैम वाली चीज़ें ना करें उनके साथ, है ना। अगर आप किसी को बार बार एक ही मैसेज भेज रहे हो तो हो सकता है सामने वाला इरिटेट हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। थिंक बिफोर यू पोस्ट और कमेंट, अगर आप कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं पे कोई कमेंट कर रहे हैं तो आपको उससे पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि इससे किसी की भावनाएं तो आहत नहीं होने वाली हैं। तो पोस्ट करने या कमेंट करने से पहले सोचें ज़रूर, क्योंकि अगर सामने वाले की भावनाएं आहत होती हैं तो भैया कहीं ना कहीं आपके नेटिकेट्स में कमी आ गई, ठीक है। अगला पॉइंट है गिव प्रॉपर क्रेडिट व्हेन शेयरिंग कंटेंट। अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, किसी की सामग्री साझा करते हैं तो उस समय पे आपको स्रोत ज़रूर देना चाहिए। मतलब ये कि उसको सामने वालों को क्रेडिट आप ज़रूर प्रोवाइड करें जिसका आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप में कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा, क्लेम नहीं आ सकता कॉपीराइट का, ठीक। अवॉइड अवॉइड ऑफेंसिव जोक्स, हेट स्पीच और बुलिंग। आपको आक्रामक मजाक, नफ़रत फैलाने जैसी चीज़ें या बदमाशी वाली चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। आपको किसी को ऐसे जोक नहीं देना चाहिए जो कि लगे कि भैया सामने वाले को चिड़चिड़ापन लग जाए, या फिर नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए। किसी के साथ ऐसे आपको व्यवहार नहीं करने चाहिए जिससे कि उसको अच्छा ना लगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो डू नॉट शेयर और फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। हमें कोई फेक न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। झूठी खबरें या अफवाहें शेयर ना करें। फिर अगला पॉइंट है रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर्स। दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करना ज़रूरी है, किसी की प्राइवेसी रिवील नहीं करनी चाहिए। फॉलो द प्लेटफॉर्म्स रूल्स एंड गाइडलाइंस। जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हैं उनके गाइडलाइंस, उनके जो भी आपके रूल्स हैं उसे आपको फॉलोअप करना चाहिए। तो सोशल मीडिया या वेबसाइट के नियमों का पालन करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये था आपका, यही थे भाई आपके कुछ नेटिकेट्स के रूल्स कि क्या क्या हमें ध्यान में रखने चाहिए। उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है एग्जांपल ऑफ गुड नेटिकेट्स। अच्छे नेटिकेट के उदाहरण क्या हैं? जैसे संदेश में धन्यवाद या कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग करना। अगर आप किसी को कोई मैसेज लिख रहे हैं तो वहाँ पे लास्ट में अगर आपको लगता है थैंक यू बोलना चाहिए तो बोलिए। जहाँ पे लगता है कि आपको वही विनम्र भाव से इस चीज़ को करवा लेना चाहिए सामने वाले से, तो आपको वहाँ पे प्लीज़ वर्ड ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है नॉट रिप्लाइंग रूडली टू अदर्स ऑनलाइन। किसी को आप जो है अशिष्ट जवाब ना दें, मतलब कि ऐसे जवाब मत दें कि जो उसको अच्छा ना लगे, रूडली बिहेवियर, ठीक है। रिपोर्टिंग अब्यूज़ और हैरेसमेंट प्रॉपरली। अगर गलत व्यवहार या उत्पीड़न को सही तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए हमें। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उत्पीड़ना कर रहा है, तो आपको उसको सही तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ इग्नोरिंग नेटिकेट्स। नेटिकेट्स को इग्नोर करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? नेटिकेट का पालन ना करने का परिणाम मतलब रिजल्ट। तो अकाउंट बैन और सस्पेंशन, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के रूल्स और रेगुलेशंस को या गाइडलाइंस को नहीं फॉलोअप करते हैं तो आपके अकाउंट को बैन भी कर देता है। सीधे बोलता है आपने इस प्राइवेसी का उल्लंघन किया है, गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, ठीक है। ऑनलाइन रिपुटेशन डैमेज, जो आपके ऑनलाइन रिपुटेशन होती है, जो आपकी छवि होती है, जो आपका एक इमेज होता है वो ख़राब हो सकता है। डिजिटल छवि ख़राब हो सकती है। लीगल एक्शन इन सीरियस केसेस, गंभीर केसेस में आप पे भाई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, दूसरों के अंदर जो आपके प्रति एक विश्वास और एक सम्मान होगा उसमें कमी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में अगर नहीं रखते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ अगर आप नेटिकेट्स को इग्नोर करते हैं, तो अगर ध्यान में आप रखते हैं तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, ठीक है। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, छात्रों और शिक्षकों के लिए भाई कुछ सुझाव हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी आपको समझना चाहिए। स्टे पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपको
सकारात्मक रहना चाहिए, सम्मानजनक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी उल जलूल का चीज़ें या फिर आलतू फालतू चीज़ें बकने लगें, बोलने लगें। इन सभी चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए और हम टीचर्स को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे किसी गलत चीज़ों पे टिप्पणी ना करें जो कि किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट आपका है डोंट इंटरप्ट अदर्स वाइल दे आर स्पीकिंग। जब कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए जब तक वो बोल ना ले। ये भी क्या है कि एक तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट करना ही हुआ। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। म्यूट योर माइक व्हेन नॉट स्पीकिंग। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन हुए हैं, आपको वहाँ पे माइक का ऑप्शन मिल रहा है बोलने के लिए, तो भैया आपको माइक को म्यूट करके रखना चाहिए जब तक आपको बोलना ना हो या फिर आपको बोलने की अनुमति ना मिले। तो जब ना बोलें तो माइक म्यूट रखें। अटेंड क्लास विथ अ रियल नेम एंड प्रॉपर ड्रेस। अब देखो, जब कि कोरोना का टाइम था तो वहाँ पे उस समय पे क्या हो रहा था भाई, अलग अलग स्कूल से कॉलेज से आप लोगों को एक ऑनलाइन क्लास मिले, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर ड्रेसअप हो करके एक सही नाम से ही क्लास लेनी चाहिए जो आपका ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम है। ऐसा नहीं कि फ़ेक नाम बना करके आप उल्टे सीधे कपड़े पहन करके सामने बैठ के पढ़ाई करो, नहीं, तो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को एक टीचर्स और स्टूडेंट को थोड़ा सा याद ध्यान रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। अगर इसके हम कंक्लूज़न पे चलते हैं भैया, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, तो इसका कंक्लूज़न यही होता है कि नेटिकेट्स मेक द इंटरनेट अ सेफर मोर रिस्पेक्टफुल प्लेस फॉर एवरीवन। नेटिकेट्स इंटरनेट को सभी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान बनाता है। अगर आपके अंदर अच्छे नेटिकेट्स हैं, ये नेटिकेट्स हैं, तो भैया सम्मानजनक तरीके से आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यही है आपका नेटिकेट्स के बारे में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए क्या यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं, ये पूरी कहानी जो अभी आपने पढ़ी। अगर क्लियर है तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नए टॉपिक्स पे पहुँचेंगे। ऑल क्लियर? चलिए, अगर आपको यहाँ तक क्लियर भैया, तो अगला टॉपिक आपका है ब्लॉगिंग के बारे में, कि ब्लॉगिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सिंपल से मतलब ये बोला जाए तो आपको कई तरह के वेबसाइट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको किसी के द्वारा, अब जैसे आप क्या सोचते हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, तो आप अगर अपने विचार रखना चाहते हैं तो कहाँ रखेंगे, आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जैसे आप लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, वैसे हम इंटरनेट की दुनिया में भी कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं एक रेगुलर पोस्ट की तरह। इसी को बोला जाता है ब्लॉगिंग करना। ठीक है, वो व्लॉग होता है अलग से जो वीडियो कंटेंट के लिए जाना जाता है। वी लॉग होता है वो आपका, क्या होता है, वी लॉग। जो बोलते नहीं लोग कि वेलकम टू माई व्लॉग, वो आपका वी लॉग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी से है तो ये ब्लॉग है। ब्लॉग और व्लॉग अलग चीज़ें हैं। हाँ, रिटेन कंटेंट, ओके। चलिए, तो इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात कर लेते हैं भैया, तो ब्लॉग एक नियमित रूप से अपडेट होने वाली वेबसाइट या वेब पेज होता है जहाँ कोई व्यक्ति या समूह अपने विचार, जानकारी या अनुभव साझा करता है। यह आमतौर पर अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, मतलब इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलो हिंदी में अगर समझ नहीं आया इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ भाई। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग इज़ अ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट्स और वेब पेज वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप शेयर इंफॉर्मेशंस, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस यूजुअली इन एन इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल। तो भैया देखो, ब्लॉग आपका क्या है, एक ऐसी वेबसाइट या फिर एक ऐसा वेब पेज जो कि डेली अपडेट होता रहता है। वहाँ पे हम आप में से कोई भी व्यक्ति या फिर कोई एक ग्रुप, कोई एक संस्थान किसी भी चीज़ को लेकर के इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, वो अपने ओपिनियन शेयर कर सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता है। ये हो गया कि जानकारी देना, विचार रखना या फिर अपने अनुभव को साझा करना। सामान्यतः ये आपका इनफॉर्मल तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। ठीक, तो ये होता है आपका ब्लॉग के बारे में। अब यहाँ पे ब्लॉग के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो ब्लॉग वर्ड आपका है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, वेब प्लस लॉग, है ना। तो मतलब एक ऐसा वेब पेज जहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाते हैं। तो यह इंटरनेट पे प्रकाशित एक तरह की डायरी या लॉग होती है। लॉग मतलब कंटेंट। तो इट इज़ अ लॉग और डायरी पब्लिश्ड ऑन दी वेब, इसी को बोलते हैं ब्लॉग।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्पस ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग का क्या पर्पस होता है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो भैया आप सबको पता होना चाहिए ब्लॉग के पर्पस के बारे में। तो क्या क्या इसके पर्पस हैं। तो इसके अगर पर्पस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपका है, सबसे पहला पॉइंट है शेयर नॉलेज, आइडियाज़, ओपिनियंस। आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियन को भी रख सकते हैं। तो ज्ञान, विचार और राय साझा करना ही इस ब्लॉग प्लेटफॉर्म का पर्पस होता है। अगला पॉइंट है एजुकेट एंड इन्फॉर्म रीडर्स। जो आपके रीडर्स हैं उनको आप एजुकेट बना सकते हैं, उनको आप एक इन्फॉर्म्ड रीडर्स बना सकते हैं। तो पाठकों को शिक्षित और जानकारी देना भी इस ब्लॉग का पर्पस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है प्रमोट पर्सनल ब्रांड और बिजनेसेस। आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप सारे काम कर सकते हो। तो व्यक्तिगत ब्रांड या फिर व्यवसाय को बढ़ावा देना भी इसका पर्पस है। अगला पॉइंट आपका है भाई क्रिएट अ कम्युनिटी लाइक माइंडेड रीडर्स। आप किसी भी प्रकार की एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी और सामने वाले की जो विचारधाराएं हैं जो मिलती हैं, तो उनके साथ आपका एक समुदाय बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है ना। आपको वही लोग फॉलोअप करेंगे, आपके साथ वही लोग जुड़ेंगे जिनका विचार आपसे मैच कर रहा होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं ना वाइब्स मैच कर रही हैं सर, वाइब्स नॉट वाइब्स। ठीक है, तो दो वर्ड्स अलग अलग हैं, वाइब्स अलग हैं और वाइब्स अलग होता है ना। आप बताओ मुझे, ये वाइब देखिए, एक ये वाइब्स होता है जो मैंने बोला है आपको, ये होता है वाइब्स, और एक होता है दूसरा वाइब्स। किसका क्या मतलब है कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। एक ये होता है, तो दोनों में से कौन सा यहाँ पे यूज़ होगा फटाफट बताओ। ये वाइब्स है, ये वाइब्स है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर किसका आता है, फटाफट स्पीड में स्पीड में स्पीड में स्पीड में। देखते हैं किसका वोकेबलरी ज़्यादा अच्छा है। वाइब्स बताने वाले व्यक्ति को मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, और वाइब्स बताने वाले व्यक्ति को मैं पिन नहीं करने वाला भाई, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आप लोग का पढ़ाई में मन कम लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आने वाला है। तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं भैया, किसके फीचर्स के, ब्लॉग के फीचर्स के। तो पहला पॉइंट है आपका टाइटल का ध्यान रखना चाहिए, ऑथर का नेम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, मेन कंटेंट क्या है, कमेंट सेक्शन भी होना चाहिए, टैग और लेबल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो टाइटल मतलब द हेडिंग ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, जो आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं उसका क्या टाइटल है, क्या शीर्षक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से ही लोगों को समझ में आता है अच्छा ये इस टॉपिक पे यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है। समझ में आया। अगला पॉइंट है आपका ऑथर नेम, ऑथर का नाम भी होना ज़रूरी है। तो नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द ब्लॉग, जो ब्लॉग लिख रहा है उस पर्सन का नाम होना चाहिए, लेखक का नाम। ऑथर मतलब लेखक होता है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस दिन आप पब्लिश कर रहे हैं उसका डेट भी वहाँ पे होना ज़रूरी है। मेन कंटेंट आर्टिकल बॉडी विथ टेक्स्ट इमेज लिंक, आपका जो आर्टिकल है उसका बॉडी क्या है, उसका उसमें अगर कोई इमेज है तो इमेज आप ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक है उससे रिलेटेड आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपका है टैग और लेबल्स। तो कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं जो कि कैटेगराइज करते हैं उस पोस्ट को, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ब्लॉगिंग के कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका वर्डप्रेस हो गया, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ ब्लॉग्स। अगर ये हर तरह के ब्लॉगिंग के लिए जाना जाने वाला प्लेटफॉर्म है आपका वर्डप्रेस। फिर अगला प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर, फ्री गूगल सर्विस फॉर ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग करने के लिए गूगल की फ्री सर्विस आपको मिल जाती है। मीडियम, सिंपल एंड क्लीन राइटिंग फोकस्ड प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिंपल और क्लीन राइटिंग पे फोकस करता है। टम्बलर, क्रिएटिव एंड इमेज हैवी ब्लॉगिंग के लिए जाना जाने वाला ये आपका ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। विक्स, ब्लॉग प्लस वेबसाइट डिज़ाइनिंग का टूल है ये आपका। ठीक है, अच्छा तो अब एक बार मैं कमेंट देख ले रहा हूँ आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ भाई इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले कमेंट आया है मानवी का।
वाइब्स। हाँ जी, तो यहाँ पे वाइब्स ही यूज़ होगा। क्लियर है? तो चलो सही आंसर मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में पिन हो गया है, बाकी लोग चेक कर लेंगे भाई। ओके, ज्योतिष ने भी यहाँ पे वाइब्स बताया है, तो जी बिल्कुल भी सही है। वाइब्स होता है क्लीनिंग प्रोडक्ट है। वाइब्स मतलब एटमॉस्फेयर एसोसिएटेड विद पर्सन और प्लेस। यस, गुड 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 गुड। तो भैया यहाँ पे मानवी जी ने तो पूरा एक्सप्लेनेशन ही कर दिया है, तो अब मुझे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो सही बात है भाई, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर इसके हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉग, कि ब्लॉग के कितने तरह के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका पर्सनल ब्लॉग, एक आपका पर्सनल ब्लॉग होता है रिटन टू शेयर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड हॉबीज़, जिसमें आप क्या करते हो, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, आपने जो भी अपने लाइफ में अनुभव किए हैं वो सारी चीज़ें, या फिर आपकी क्या खूबियाँ हैं, क्या हॉबीज़ हैं, उनको आप शेयर करते हो, उसको आप लिखते हैं। ठीक है। एक आपका होता है बिजनेस ब्लॉग। बिजनेस ब्लॉग में क्या होता है भाई, फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप वहाँ पे लिखते हैं, बताते हैं। एजुकेशनल ब्लॉग, फॉर टीचिंग और शेयरिंग स्टडी मटेरियल्स, तो एक ऐसा टाइप ऑफ ब्लॉग जहाँ पे आप टीचिंग से रिलेटेड या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करते हैं। ट्रैवल ब्लॉग, फॉर शेयरिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, आप अपने वहाँ पे ट्रैवल वाले एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अनुभव को साझा करते हैं। फूड ब्लॉग, जो सबके लिए सबसे फेवरेट वाली चीज़ें हैं, अगर इसमें मैं बताऊं कि मैंने वहाँ गया था, मुझे वहाँ पे बर्गर खाने को मिला था, पिज़्ज़ा खाने को मिला था, कैसा लगा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सस्ते में अच्छा चीज़ मिल गया, तो आप लोग का तो भैया जीभ यूँ लबलबाएगी जैसे चिंगम खाने के बाद जीभ लबलबाती है ना। चिंगम का एडवर्टीज़मेंट आप लोग को याद आया होगा। तो फूड तो सबका भैया फेवरेट होता है। तो ये रहा फूड ब्लॉग, मतलब जिसमें आप रेसिपी के बारे में, रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ के बारे में या फिर कुकिंग टिप्स के बारे में बताते हैं। संजय कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। फिर अगला पॉइंट आपका है, या फिर अगला टाइप आपका है टेक ब्लॉग। टेक ब्लॉग में क्या होता है भैया, इसमें आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिव्यूज़ हो गया, गाइडलाइंस हो गए, गाइड्स हो गए, या फिर अपडेट्स हो गए, किसके बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बताते हैं एक दूसरे को। हेल्थ ब्लॉग में क्या है, हम दूसरों के वेलनेस के बारे में, फिटनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जिससे मैं आप लोगों को हेल्थ ब्लॉग के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए फ्री में। हेल्थ टिप्स ये है कि अगर आप लोग कुछ भी खाने जाते हैं तो अकेले खाने मत जाएं, साथ में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर लेके जाएं, है ना। दिस इज़ फ़नी जोक, सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि अकेले खाओगे तो आप अकेले बीमार पड़ेंगे, और अगर अपने दोस्तों को भी लेके जाएंगे, उनको भी खिलाएंगे फास्ट फूड, तो साथ में वो भी बीमार होंगे ना। तो हम साथ साथ वाले हरकतें करो आप लोग। अगला है भाई यूज़ ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का यूज़ क्या होता है, तो पहला पॉइंट है बिल्ड ऑनलाइन आइडेंटिटी। अगर आप एक ऑनलाइन पहचान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉगिंग का यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं। फिर है शेयर आइडियाज़ विथ वर्ल्ड। दुनिया के साथ अपने विचार आप साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। किसको किसको मज़ा आया कि भाई हेल्थ टिप्स जो मैंने दिया पसंद आई, जिसको जिसको पसंद आई फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में कुछ तो अपने तरफ से आप लोग खुशी जाहिर कर सकते हैं, है ना, कि ये सर आपने अच्छी टिप्स दी है। अब आज से हम अकेले नहीं जाएंगे, साथ में अपने दोस्तों को भी लेके जाएंगे। हम तो बीमार होंगे, हम तो घर वालों से डांट खाएंगे, साथ के साथ हमारे दोस्त भी डांट खाएं घर वालों से। सर क्लास को 12 बजे स्टार्ट करिए, क्लास ऑलरेडी 11:30 बजे स्टार्ट होती है, तो क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप उसको प्ले बैक करके देख लिया करिए, जहाँ से लाइव चले उतना चीज़ें आप लाइव कवर कर लीजिए, बाकी चीज़ें जो है आप प्ले बैक करके देख लीजिए, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आप अपने आइडियाज़ दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। आप किसी भी टॉपिक को लेकर के क्या सोचते हैं, जिससे कि हम अकेले खाने को अच्छा नहीं सोचते हैं, तो हमने आपके साथ शेयर किया, वैसे आप भी अपने सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 50-50 करके खा सकते हो एक दूसरे के साथ, या फिर एक दिन आप खर्च कर लो, दूसरे दिन आपका फ्रेंड खर्च कर दे, ऐसे। चलिए अगला है अर्न इनकम। पैसे कमा सकते हो आप कैसे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू।
ये सारी चीज़ें के करके आप जो एक पैसे कमाने का ज़रिया भी बनाया जा सकता है ब्लॉगिंग के माध्यम से। इंक्रीज़ वेबसाइट ट्रैफिक, आप अपने वेबसाइट्स पे ट्रैफिक इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब लोगों का बाढ़ आ जाना। कई सारे लोग आपके वेबसाइट्स पे विज़िट करेंगे, इससे भी आपका फ़ायदा है। इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, इससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती है। लेखन कौशल में निखार लाना, है ना, जिससे आपकी स्किन का निखार आता है। अब मैं तो ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ भाई, क्योंकि आप लोगों ने कई सारे एडवर्टीज़मेंट ऐसे देखे होंगे कि पाएँ 4 दिनों में एक अच्छा सा चमचमाता हुआ निखार। 10 रुपया का रिन साबुन आप इस्तेमाल करें और मजबूत सफ़ेदी, चमकदार सफ़ेदी लेके आए अपने चेहरे पे। ये मेरे तरफ से आपका ब्यूटी टिप्स है। ओके, ER प्रजापति संदीप, ओके संदीप जी, ठीक है। क्या ओके, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। आपकी चाहे राइटिंग स्किल्स हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट आता है इस ब्लॉगिंग की वजह से। अब इसके हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं। ये तो था हमारा भाई यूज़ केस कि क्या क्या उपयोग, क्यों उपयोगी है ये। नमस्कार अनुज सर, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार भाई, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, हर एक चीज़। चलो, एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो एनीवन कैन स्टार्ट इट, कोई भी शुरू कर सकता है इसको। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास एकदम से बढ़िया सी नॉलेज होनी चाहिए, आप नॉर्मली एक ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री और लो कॉस्ट, निःशुल्क या बहुत कम खर्च में शुरू हो सकता है। फिर अगला पॉइंट आपका है हेल्प्स इन कैरियर एंड नेटवर्किंग, ये आपके कैरियर को इम्प्रूव करने में या आपकी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, मददगार साबित होता है, सहायक होता है करियर और नेटवर्किंग में। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी, ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास और रचनात्मक, क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके अंदर रचनात्मक चीज़ों को बढ़ाता है, मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अब इसके अगर नुकसान की हम बात कर लेते हैं भाई, क्या नुकसान है। तो नुकसान में सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड टाइम, यहाँ पे आपको लगातार नियमित रूप से बने रहना होता है, अपने समय देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ तो यहाँ पे ज़रूरी है भाई, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मतलब रेगुलरिटी, है ना, नियमितता, कितना अच्छा हिंदी वर्ड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी हैं। मे रिसीव निगेटिव फीडबैक, हो सकते हैं आपको निगेटिव फीडबैक भी रिसीव हो सकते हैं, इसके भी चांसेस हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें होती हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे ये सोच के हूँ कि भाई मैं लाइव क्लास करूँगा, कोई स्टूडेंट्स आएगा नहीं पढ़ने के लिए, तो ये नेगेटिव सोच हो गई। अगर मैं इसी को पॉजिटिव सोच के आता हूँ कि ठीक है मैं पढ़ाने आऊँगा लाइव क्लास, जितने लोग पढ़ेंगे उनका फ़ायदा होगा, जो बाद में पढ़ेंगे उनका भी फ़ायदा होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। सक्सेस टेक्स टाइम, सफलता धीरे धीरे मिलती है, आसानी से रातों रात मिली हुई सफलता का कोई मतलब नहीं होता है। कई लोगों को आपने देखे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ भैया, जो रातों रात तो फेमस हुई है, बट आज के टाइम पे उनको आप देख सकते हैं एकदम गुमनाम हो चुके हैं, अंधेरे की दुनिया में जा चुके हैं। तो अचानक से मिली हुई सफलता किसी काम की नहीं होती है, तो भाई सफलता समय लेती है। सक्सेस टेक्स अ टाइम, क्लियर है, ये आप लोग भी मानते होंगे। एग्जाम्पल मुझे तो देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देखे होंगे अपने आसपास। फिर अगला पॉइंट है कंटेंट प्लेगरिज्म इशू, कॉपीराइट वाला खतरा भी हो सकता है ना। अगर आप किसी दूसरे को कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपीराइट का इशू आता है। अगर यहाँ पे इसके निष्कर्ष की बात किया जाए भैया, क्या कंक्लूज़न है, तो ब्लॉगिंग एक क्या है, पावरफुल वे है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को प्रदर्शित करने का, शेयर नॉलेज, अपना नॉलेज को बांटने से, साझा करने का, इवन अर्न इनकम ऑनलाइन, यहाँ तक कि ऑनलाइन पैसे कमाने का भी एक पावरफुल तरीका होता है ब्लॉगिंग। क्लियर। तो इन हिंदी, ब्लॉगिंग एक प्रभावशाली तरीका है स्वयं को अभिव्यक्त करने का, जानकारी साझा करने और ऑनलाइन आय प्राप्त करने का। तो भैया ब्लॉगिंग करके आप ये सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। अब यहाँ पे देखो भाई 3 चीज़ें होती हैं। एक वर्ड आपका आपने पढ़ लिया ब्लॉग, एक आपने पढ़ा ब्लॉगिंग,
एक वर्ड और होता है ब्लॉगर। क्या होता है? ब्लॉगर। देखो, ब्लॉग के बारे में आपने जान लिया कि एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसा वेब पेज जो रेगुलरली अपडेट होता है, मतलब कंटेंट की बात करते हैं सिंपल से बोला जाए तो, रिटेन कंटेंट है ना, ये हो गया। ब्लॉगिंग मतलब कि ये प्रोसेस होता है, एक्ट होता है, एक्ट ऑफ डूइंग या एक्ट ऑफ क्रिएटिंग और पब्लिशिंग द कंटेंट, तो ये प्रोसेस हो जाता है ब्लॉगिंग। वहीं पे तीसरा आपका जो है ब्लॉगर। तो ब्लॉगर क्या होता है भाई? एक पर्सन, एक यूज़र जो ये सारे काम कर रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लॉगर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। सिंपल से वर्ड्स में मैंने बता दी हैं आपको सारी चीज़ें। ब्लॉग भी समझा दिया आपने, अभी कब से ब्लॉग ही पढ़ रहे थे, इसके इतने सारे फ़ायदे, इतने सारे यूज़ केस आपने जाना। तो ब्लॉग सिंपल मतलब कंटेंट, ब्लॉगिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो उस ब्लॉग को क्रिएट करता है, और ब्लॉगर जो व्यक्ति वो सारे काम करता है उसे ब्लॉगर बोला जाता है। तो अगर किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कोई डाउट नहीं भाई किसी को? जल्दी से बताओ भाई, मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, तो आप लोग को शायद कोई डाउट नहीं है, इसलिए आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ सबको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर हैं तो अच्छी बात है। क्लासेस आप सबको कैसी लगी? इंटरेस्टिंग या जो भी लगी, जैसा भी लगा, जो भी सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, तो आप लोग क्लास एंड होने के बाद कमेंट कीजिएगा, तो वो कमेंट आप बाद में हम भी देख पाएंगे, बाद में हम देख पाएंगे तो आप लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये जब लाइव वाले कमेंट है, ये लाइव चैट जब क्लासेस एंड हो जाती है तो उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता है। तो अभी क्लास में एंड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जो है वापस से बैक कीजिएगा और दोबारा से ज्वाइन करके जो भी डाउट है, जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक? तो मेरी तरफ से आप सभी को बाय बाय, टाटा, बाय, गुड नाइट। तो ऐसे आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, है ना, ऐसे। ठीक है? तो चलो भाई, मिलेंगे कल की क्लास में फिर, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से टाटा, बाय एंड गुड नाइट।